तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार आप सब बता दीजिए कि वीडियो चल गया, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। एक बार आप सब बता दें। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार आप सब बता दीजिए कि आवाज आ रही है, वीडियो चल गया है कि नहीं चल गया है। फटाफट आप सब बता दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। काफी देर से मैं लाइव करने का प्रयास कर रहा था, थोड़ी सी तकनीकी समस्या थी जिसकी वजह से वीडियो लाइव नहीं हो पा रहा था। तो अब शुरू हो गया है, ठीक है। मैं आ चुका हूं और क्लास को शुरू करता हूं। देखते कौन कौन साथी आ गए हैं। राजकुमार, पूजा, दीपा, आराधना, प्रतिभा, मनोज कुमार, हेमा यादव, आभा वर्मा, संगीता चौहान, अरुणदीप जी, रीता शर्मा जी आ गई हैं, सविता पाठक जी आ गई हैं, पुष्पा राजपूत आ गई हैं, संयोगिता आ गई हैं, लक्ष्मी आ गई हैं, संध्या जी आ गई हैं। सबका स्वागत है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है। ये देखिए वास्तव में बड़ा आसान सा सवाल है जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। उसके पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि रीति काल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब यहां रीति जो शब्द है, सबसे पहले हम चलेंगे, बात करेंगे रीति शब्द पर, बात करेंगे कि रीति शब्द जो है उसका निर्माण कहां से होता है और रीति शब्द किस प्रकार से हमें मिलता है। तो रीति शब्द जो है यह संस्कृत की एक धातु है, संस्कृत की एक धातु है जिससे इसका जन्म माना जाता है। यानी एक धातु है जिसका नाम है रिंग धातु, और इसमें हम जोड़ते हैं इक्तिन प्रत्यय। तो अक्तिन प्रत्यय जब हम रिंग धातु में जोड़ देते हैं तो इसके योग से बनता है रीति, जिसका मतलब क्या होता है, पद्धति। पद्धति इसका मतलब होता है, या इसका मतलब होता है शैली, ठीक है। इसका मतलब पद्धति होता है या इसका मतलब होता है शैली। अब एक सवाल इसमें और आता है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि यहां पर रीति काव्य और रीति काल में क्या अंतर होता है। तो बहुत सामान्य सा अंतर होता है रीति काव्य और रीति काल में। तो देखिए रीति काव्य क्या है। तो रीति काव्य का मतलब होता है कि जिस कालखंड में यह रचना हुई है, जिस कालखंड। तो रीति काल का मतलब क्या होता है, कालखंड से इसका तात्पर्य है कि जिस कालखंड में इसकी रचना हुई है वह काल का द्योतन करता है, अर्थात वो रीति काल है। रीति काव्य का मतलब यह हुआ कि जिस आधार पर यह रचना हुई, जिस आधार पर यह रचना हुई, यानी जिस शैली पर यह रचना हुई, ठीक है। तो रीति शैली पर जो रचना हुई उसे रीति काव्य कहते हैं। यानी जिस परिपाटी पर यह रचना हुई वह रीति परिपाटी थी, वह रीति शैली थी, जिस पर यह रचना होती उसको रीति काव्य कहते हैं। और जिस कालखंड में यह रचना हुई, जिस समय में यह रचना हुई, उस कालखंड को हम रीति काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहां प्रश्न है कि रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे। अब देखिए शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी ने इसे रीति काल कह दिया, इस नाम पर उनको कोई भी आपत्ति नहीं थी। अब बाकी सारे आचार्यों को देखें तो ग्रियर्सन ने इसे रीति काव्य कहा है। जैसे हमने एक शब्द यहां पर आपके लिए रखा रीति काव्य, तो रीति काव्य जो नामकरण किया गया वो किसके द्वारा किया गया, ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। ग्रियर्सन यानी रीति पद्धति या रीति शैली में जो रचना लिखी गई वह क्या हुई, रीति काव्य हुई। तो ग्रियर्सन ने काव्य को आधार बनाकर, शैली को आधार बनाकर इसे रीति काव्य कहा था, रीति काव्य कहा था। और इसके बाद दी आर्स पोएटिका, आर्स पोएटिका में ग्रियर्सन इसी तरह से कहते हैं अलंकृत काल, यहां पर एक आया है। तो अलंकृत काल, अलंकारों को महत्व देने के कारण, अलंकृत काल, अलंकारों को महत्व देने के कारण इसे अलंकृत काल कहा गया। रामचंद्र शुक्ल भी इस जगह कहते हैं कि रस और श्रृंगार को महत्व देने के कारण यदि इसे कोई
श्रृंगार काल कहे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने कहते हैं कि भाई जो इसकी परंपरा है रस वाली, उस रसवादी परंपरा के आधार पर यदि इसे कोई श्रृंगार काल कहे तो वह भी नाम उपयुक्त होगा। यानी श्रृंगार काल नाम पर जो मुहर है वो रामचंद्र शुक्ल जी लगा देते हैं। कि इसे उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल कहा है। यानी उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल नामकरण इसका किसने किया? तो इसका उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल नामकरण करने वाले विद्वान कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा, कला काल किसने कहा है? कला काल आपको याद करा देते हैं। कला काल देखिए, रमाशंकर शुक्ल रसाल। अब देखिए काल और रसाल दोनों में क्या सिमिलरिटी आ रही है? तुकांत आ रहा है, म्यूजिक वैसी आ रही है। कला काल और रमाशंकर शुक्ल रसाल, काल रसाल। तो यहां पर क्या है? कला काल और रमाशंकर शुक्ल रसाल। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक ट्रिक है, देखिए रमाशंकर शुक्ल रसाल, देखिए कला काल जो शिव है और रमाशंकर हैं, तो शंकर से हम शिव को लेंगे, शंकर से शिव को लेंगे, और रमाशंकर का नाम से शंकर लेंगे, और कला से देखिए जो सबसे बड़े कलाकार हैं, आप देखिए तो सबसे बड़े कलाकार कौन है? शिव हैं। कैसे हैं? मैंने आपको बताया था, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम। तो सबसे बड़े नट हैं, यानी नटों के भी वो राजा हैं, वो नटराज हैं। तो यहां कहेंगे कि कला उनके अंदर सबसे ज्यादा है, और यहां भी शंकर है, कला है और यहां शंकर है। तो आप इस तरीके से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये नामकरण आपको याद हो गया। और रामकुमार वर्मा ने भी इसे कला काल नाम ही दिया था। श्रृंगार काल एक नाम और मिलता है। श्रृंगार काल नाम किसके द्वारा दिया गया? कैसे याद रहेगा? तो देखिए जो विश्वनाथ हैं, आप अगर कभी भी विश्वनाथ के यहां जाइए, भगवान विश्वनाथ के यहां जाइए, तो भगवान विश्वनाथ का क्या कराया जाता है? बहुत बढ़िया से श्रृंगार कराया जाता है, फिर उनकी आरती कराई जाती है, फिर पूजन होता है। तो श्रृंगार उनका होता है किसका? विश्वनाथ का होता है। तो विश्वनाथ का श्रृंगार होता है, इससे आप याद कर लेंगे। रीति श्रृंगार काल, इसे रीति श्रृंगार काल किसने कहा? रीति श्रृंगार काल। देखिए एक नाम आपको यहां पर मिलेगा जिसने धरती पर गंगा को लाया, कौन है? भगीरथ। तो भगीरथ मिश्र ने क्या कहा? रीति श्रृंगार काल इसका नामकरण किया है। विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल, यहां पर जो एक नाम और आपको देखने के लिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे और एक कहा है, विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल। शुद्ध साहित्य सर्जना काल, तो यह भी इन्होंने कहा है विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल। अच्छा, दीपक पवार जी, अरे स्वागत है भाई, आप बहुत दिन बाद दिखे। लीजिए, बहुत दिन बाद आए हैं, कॉफी पीजिए। चलिए, तो यहां इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। और साहित्य शास्त्रीय काल इसको किसने कहा है? रीति काल को साहित्य शास्त्रीय काल किसने कहा है? साहित्य शास्त्रीय काल किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वीनाथ और कमल कुल श्रेष्ठ ने, पृथ्वीनाथ और कमल कुल, इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहां पर साहित्य शास्त्रीय काल, साहित्य शास्त्रीय काल पृथ्वीनाथ और कमल कुल श्रेष्ठ दो लोगों ने इसको कहा है। तो साहित्य शास्त्रीय, देखिए हमारी जो धरती है किस तरह से है? साहित्य शास्त्रीय है। शास्त्र में कमल को बड़ा महत्व दिया गया है, कमल के फूल खूब चढ़ते हैं। राम की शक्त पूजा अगर आपने पढ़ी होगी, तो रामचंद्र जी जो अपनी साधना कर रहे हैं वो कमल के पुष्पों से कर रहे हैं, और अंत में जब अंतिम कमल चढ़ाना होता है तो देवी मां उनका एक कमल चोरी कर लेती हैं। जब कमल चोरी कर लेती हैं, अब राम भगवान सोचते हैं कि अरे अब मैं पूजा कैसे पूर्ण करूं, अब नया कमल लाने जाऊंगा तो पूजा भंग हो जाएगी। तो कहते हैं कि मेरी मां मुझे राजीव लोचन कहा करती थी, तो ये जो मेरे नयन हैं वह कमल के समान ही हैं, और वो अपने बाण से उस आंख को, उस नयन को जैसे ही निकालने के लिए उद्यत होते हैं, वैसे ही
जो है देवी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि जो आपके सारे मनोरथ हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से राम की शक्ति पूजा में भी यह वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो कमल क्या है, शास्त्रीय उपयोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो है साहित्य शास्त्रीय काल पृथ्वीनाथ, तो भारत की जो पृथ्वी है वो शास्त्रियों से भरी पड़ी है। तो इस तरीके से भी इसको हम याद कर सकते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सब जान गए होंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला सवाल, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, देखिए अब यहां पर यह सवाल मैं आपके लिए आज छोड़ रहा हूं। देखिए सवाल तो बहुत आसान है, मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट इसका जवाब बहुत बेबाकी से दे सकता है, लेकिन इसका सवाल आसान जितना है उतना कठिन भी है। आपको यह बताना है कि अगर आप कह रहे हैं कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो केशव कहा जाता है, ठीक है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। लेकिन आपको यह बताना है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस पुस्तक या किस ग्रंथ में कहा गया है। यह सवाल आपके लिए है और इस सवाल का जवाब मैं आज आपको नहीं दूंगा, ठीक है, यह आपको बताना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है ना? लेकिन इसका जो कठिन वाला सवाल है वो आपसे को मैं पूछ रहा हूं। ये आपको बताना है कि किस ग्रंथ में ये कहा गया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आगे के कबीर जी हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं, ये आपको बताना है। ये पंक्तियां जो हैं वह किस कवि की हैं। अब ऑप्शंस आपके मतिराम, भिखारीदास, रसलीन या बिहारी। यहां पर देखिए एक कवि आपको मिलेंगे जिनका नाम है भिखारीदास। क्या नाम है इनका? भिखारीदास। अब ये भिखारीदास जो कवि हैं आपको देखने में बड़े आसान लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही टेढ़े तरह के कवि हैं। किस तरह के कवि हैं? भिखारीदास बहुत ही टेढ़े कवि हैं। और एक चीज यहां यह भी आपसे पूछी जाएगी कि ये किस तरह के कवियों में आएंगे, रीतिबद्ध हैं, रीति मुक्त हैं, या किसके तहत ये इनको हम रखेंगे। तो भिखारीदास जो हैं साथियों, ये आचार्य हैं, यानी इन्हें हम रीतिबद्ध कवियों में रखेंगे। रीतिबद्ध का मतलब क्या होता है? ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, ठीक है, और वो लक्षण ग्रंथ इन्होंने किस परिपाटी पर लिखा है, किस परिपाटी पर इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा है, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। यानी जो काव्य शास्त्रीय परिपाटी थी वह होगा। यहां एक चीज और पूछी जाती है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को कितने भागों में बांटा और किस भाग में ये भिखारीदास आते हैं। यानी मैंने अभी आपको बताया कि विश्वनाथ का श्रृंगार होता है और श्रृंगार काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कितने भागों में बांटा है। तो उन्होंने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग थे? तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और साथियों रीति मुक्त। ठीक है, अब यहां पर जो ये विभाजन आता है, इस विभाजन का और नामकरण मिलता है। यानी और लोगों ने इसका क्या नामकरण किया है। तो अब बच्चन सिंह पे चले आइए, तो बच्चन सिंह इसके नाम को उलट देते हैं, बद्ध रीति, ठीक है, और इसको क्या कह देते हैं?
मुक्त रीति कह देते हैं। एक को बद्ध रीति और एक को मुक्त रीति, और रीति सिद्ध का नाम हटा देते हैं। मुक्त रीति में भी दो भाग कर देते हैं, एक कर देते हैं काव्य चेतस ना, एक क्या कर देते हैं काव्य चेतस, और एक रीति चेतस कर देते हैं। तो यहां पर जो विभाजन है रीति सिद्ध को वो किसमें रखते हैं, क्लासिकल कवियों में रखते हैं। सर इसी रफ्तार से चले तो प्रश्न पूरा करने में, हाँ देखिए प्रश्न तो बहुत आप देखे हैं, जैसे ये कुछ चलिए देखिए मैं चलिए तो अब यहां एक प्रश्न यह बनता है कि रीतिकाल में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र में कवियों के और काल के विभाजन को लेकर क्या मतभेद है। यहां से एक प्रश्न बचता है, क्या प्रश्न बनता है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है रीति सिद्ध कवि जिसको कहते हैं, नगेंद्र उसको रीतिबद्ध कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो जिसको रीति सिद्ध कहते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, जिसको वो रीति सिद्ध कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र उसको क्या कहते हैं, रीतिबद्ध कहते हैं। यानी इसका उल्टा है। अब ये फैक्ट जो है कई बार पूछा गया है, ये फैक्ट कई बार पूछा गया है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र में क्या भिन्नता है रीतिकाल के आचार्यों को लेकर। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जिसको रीति सिद्ध कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र उसको रीतिबद्ध कहते हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसी तरीके से जो बच्चन सिंह का है, जो बच्चन सिंह का है वहां पर भी आप इसको जरूर रखिएगा। तो जैसे अभी मैंने रीतिकाल बताया, अभी कोई कह रहा था कि सर स्पीड बढ़ाइए, तो मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप सही जवाब दे देंगे तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। आप बताइए कि बच्चन सिंह जो है भिखारी दास को किस वर्ग में रखते हैं। अगर आप बता देंगे तो मैं तुरंत बढ़ा दूंगा, लेकिन 30 सेकेंड है आपके पास। बच्चन सिंह भिखारी दास को किस वर्ग में रखते हैं, बताइए फटाफट, तो मैं आपके अनुसार तुरंत चलूंगा। 30 सेकेंड, 30 काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। नहीं बता पाए। चलिए देखिए बच्चन सिंह इनको किस वर्ग में रखते हैं, अब मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए देर हो गई बताने में। तो दरअसल बच्चन सिंह एक भाग करते हैं बद्ध रीति कवियों की, और बद्ध रीति कवियों को पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं,
को एक को कहते हैं रीति चेतस और एक को कहते हैं काव्य चेतस। ठीक है, काव्य चेतस। अब ये जो रीति चेतस कवि हैं इसमें वो चिंतामणि, जसवंत, भिखारी, प्रताप शाही और ग्वाल को रखते हैं। तो भिखारी दास को किसमें रखते हैं? रीति चेतस कवि में रखते हैं। मतिराम, भूषण देव और पद्माकर को किसमें रखते हैं? काव्य चेतस में। मतिराम, भूषण, पद्माकर और देव को वो किसमें रखते हैं? बद्ध रीति में रखते हैं। मैंने एक, अगर दो तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑप्शन में केवल बद्ध रीति रहेगा या हो सकता है कि ऑप्शन में केवल रीति चेतस रहे या काव्य चेतस रहे। तो इस तरीके से भिखारी दास को वो रीति चेतस में रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इनमें से कौन सी रचना मतिराम की है? इनमें से कौन सी रचना मतिराम की है? अब देखिए, मतिराम की बात करें तो मतिराम जो है, एक तो उन्हें हम मतिराम को किस श्रेणी में रखेंगे? तो एक तो उन्हें हम रीतिबद्ध में रखेंगे, यानी अगर बिना किसी आलोचक के अनुसार पूछा जाए मतिराम को तो हम रीतिबद्ध में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम मतिराम को बच्चन सिंह के अनुसार रखना हो तो कहां रखेंगे? तो मतिराम को हम बच्चन सिंह के अनुसार उन्हें हम काव्य चेतस कवि के अंतर्गत रखेंगे। और ये काव्य चेतस किसमें उन्होंने रखा है? यानी उन्होंने बद्ध रीति एक धारा बनाई जिसे हम रीतिबद्ध कहते हैं। बच्चन सिंह उसे बद्ध रीति कहते हैं और उसमें वो दो भाग करते हैं, एक में रीति चेतस और एक में काव्य चेतस। तो काव्य चेतस के अंतर्गत बच्चन सिंह किसको रखते हैं? मतिराम को रखते हैं। ठीक है, मतिराम को रखते हैं। अब ये जो मतिराम है, मतिराम को हम नगेंद्र के द्वारा अगर देखें कि नगेंद्र साहब ने मतिराम को कहां रखा है, तो मतिराम को उन्होंने श्रृंगार रस निरूपक कवियों में रखा है। श्रृंगार रस निरूपक कवियों में रखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है कि मतिराम को नगेंद्र किस रूप में रखते हैं, यानी उन्हें वह मतिराम को श्रृंगार रस निरूपक कवियों में रखते हैं। ठीक है, तो अब जो मतिराम हैं, इनका ज्यादातर रीतिकाल के कवियों को जो जन्म है वो पूछा जाता है कि कहां हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ वो तिकवापुर में होता है। जरूर याद रखिएगा नाम, और किसके किसके दरबार में थे ये भी पूछा जाता है, किसके दरबार में थे, और इनका नाम भी पूछा जाता है कि इनके किसके दरबार में थे और गांव का इनका नाम क्या? तिकवापुर था मतिराम के। और किसके आश्रयदाता थे? तो जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंहाड़ा, स्वरूप सिंह बुद्देला इसके थे। तो यहां जो सबसे महत्वपूर्ण है जहांगीर। जहांगीर, देखिए जहांगीर का जो समय था वो बहुत महत्वपूर्ण था इतिहास की दृष्टि से। तो अगर आप इतिहास थोड़ा बहुत जानते हो तो चित्रकला का जो स्वर्णयुग है, चित्रकला का जो स्वर्णयुग है वो जहांगीर का काल था। तो उसी जहांगीर के काल, यानी उसी जहांगीर के यहां भी आपके ये मतिराम साहब रहते थे। यहां पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना मतिराम की है। अब देखिए, आज हम आपको मतिराम की सभी रचनाओं को याद करा देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, मतिराम की सभी रचनाओं को आपको याद कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कभी भी रचनाओं को हमें कैसे याद करना है? ट्रिक से याद करना है। ट्रिक हमारी कैसी होती है? रटने वाली कभी भी ट्रिक नहीं होती है। चलिए, अगर हम मतिराम की रचनाओं को याद करें कि जीवन में कभी न भूले, तो हमें क्या करना होता है कि एक इमेजिनेशन फॉर्म में हमें रचनाओं को याद करना होता है। ठीक है, तो चलिए एक इमेजिनेशन फॉर्म में कहानी के द्वारा इनकी रचनाओं को याद करते हैं। तो हमें क्या याद करना है कि ये जहांगीर के दरबार में रहते थे। ठीक है, जहांगीर क्या था? वो चित्र जो थे
उसमें स्वर्णयुग था, यानी भारत के जो चित्र वाला पूरा दौर था उसमें यह स्वर्णयुग था। तो जहांगीर के दरबार में मतीराम रहते थे। तो मतीराम जो है इनके दरबार में गए कैसे? तो पहले जब आप छोटे थे तो क्या करते थे, आपसे कहा जाता था साड़ी का किनारा बनाओ। तो वैसे ही इनका जब एडमिशन होना था, उनके यहां जाना था, तो इनसे कहा कैसा है बेटा कि तुम कुछ बना के दिखाओ। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, फूल मंजरी। यानी एक कहानी हम बना रहे हैं कि इनका जहांगीर के यहां एडमिशन कैसे हुआ। तो इनसे सबसे पहले फूल बनवाया गया कि फूल मंजरी। तो फिर जब फूल इन्होंने बना दिया तो कहे कि आप बताओ इस फूल के लक्षण लिखो, कि जो फूल तुमने बनाया है उस फूल के लक्षण क्या है। तो इन्होंने लक्षण ग्रंथ लक्षण श्रृंगार जो इनके ग्रंथ लिख दिया, लक्षण श्रृंगार। तो इन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखा, वो एक फूल लिखा और उस फूल के इन्होंने लक्षण बताए। तो कहे अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तुम बनाते हो चित्र, चलो कोई बात नहीं, अब बताओ तुम साहित्य के विषय में क्या जानते हो। तो फिर मतीराम ने साहित्य का सार बता दिया। किसको बनाया, जहांगीर को बताया। तो उनसे इतना खुश हुए जहांगीर, उन्होंने कहा वाह तुम तो एकदम रसराज हो, ठीक है, मैं तुम्हारा सिलेक्शन कर देता हूं। ये जहांगीर है। तो जहांगीर के यहां किसका एडमिशन हो रहा है, हमारे मतीराम का एडमिशन हो रहा है। मतीराम का एडमिशन होने लगा तो जहांगीर कहे बेटा कुछ बना के दिखाओ। तो जहांगीर का चित्र वाला पूरा दौर था, चित्रकारिता का स्वर्णयुग था। तो उन्होंने फूल बनाया, कहा ये क्या है, तो उस फूल का लक्षण उन्होंने दिखाया, कहा बहुत बढ़िया। कहे तुम्हारा एडमिशन साहित्य वाले में, लिटरेचर वाले, कवि वाले में होगा, तो कुछ साहित्य विषय में जानते हो। तो उन्होंने कहा जी हुजूर। इन्होंने साहित्य का सार बता दिया। जब साहित्य का सार बताया तो जहांगीर इनके ऊपर इतना खुश हुए कि कहे वाह गुरु तुम तो एकदम रसराज हो। तो इनको रसराज कह दिए। जब इनको रसराज कह दिए तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ललित ललाम, ललित ललाम, अब इन्होंने क्या किया, इतना ज्यादा ये मस्त हो गए कि अपनी ललाम मैंने लगाम निकाल के जहांगीर को लुलु ऐसे करने लगे। आप ऐसे समझिए, ये क्या करने लगे, जहांगीर को लुलु करने लगे कि अरे वाह मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बस यही है, साहित्य सार इन्होंने सुनाया तो उन्होंने इनको जहां रसराज कह दिया। और फिर जब इनका सिलेक्शन हो गया तो ये जहांगीर को जीभ दिखाने लगे और लुलु करने लगे, यानी ललित ललाम। अब आगे क्या घटना घटती है, सबसे अंत में इन्होंने जब उनके यहां एडमिशन हो गया तो इन्होंने सतसई लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, सतसई लिख दिया। अलंकार पंचासिका और वृत्त कौमुदी, अलंकार पंचासिका और वृत्त कौमुदी, ये सारी रचनाएं इन्होंने लिख दिया। कब, एडमिशन होने के बाद। जब इनका एडमिशन हुआ तो इनको बड़ा डर था, इनको बड़ा डर था कि यार एडमिशन तो हो गया है, कहीं जहांगीर निकाल न दे हमको। इन्होंने कहा कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मतीराम जब आए साहित्य लिखने में तो इन्होंने सतसई के तरीके से, यानी बिहारी सतसई के तरीके से इन्होंने एक सतसई ग्रंथ लिख दिया। तो बिहारी सतसई के तरीके से इन्होंने एक सतसई ग्रंथ लिख दिया और अलंकार पंचासिका और वृत्त कौमुदी जैसी लिख गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे तो ये पूरा जो एक कहानी बन गई। और इस कहानी से हमें जीवन भर ये मतीराम नहीं भूलेंगे और जहांगीर भी हमको नहीं भूलेंगे। अब यहां आपको याद ही हो गया होगा। अगला सवाल, मोहितो मोरे कवित बनावत के कवि कौन हैं, बताइए। चलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, नहीं आप लोग कहेंगे कि मोहितो मेरे कवित बनावत। अब देखिए एक समय ऐसा था कि लोग जो थे सबको राज्य का दरबार मिल जाता था, लेकिन रीत मुक्त कवि ऐसे थे जो रीत वाली परिपाटी में सेट नहीं हो पा रहे थे। अब राजा तो अपने तरह का टेस्ट चाहता था। तो इन लोगों को
सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। जैसे आज टीजीटी पीजीटी में नौकरी बड़ी कठिन है, वैसे रीति मुक्त कवियों को राजा के यहां सिलेक्शन बड़ा कठिन हो गया था। भर्तियां तो निकलती थी लेकिन ये लोग सेट ही नहीं हो पाते थे, तो बड़ी चुनौती थी इनके सामने। इसीलिए जो रीति मुक्त कवि थे ये उसमें सेट ही नहीं हो पा रहे थे। तो घनानंद सरी के कवि जो कहते हैं कि मोही तो मेरे कवित बनावत, मुझे नौकरी चाकरी की दिक्कत नहीं है, हमें क्या है कि हमें तो मेरे कवित्व ही बना देते, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है। सुजान चरित किसकी रचना है? देखिए देखिए ये जो रचना है बहुत महत्वपूर्ण है, सुजान चरित। अब देखिए सुजान के नाम से, सुजान विनोद, सुजान चरित, सुजान हित, सुजान विलास। आप देखेंगे रीतिकाल में जैसे कोई नाम ही इनको नहीं निकल रहा था। देखिए जो नामकरण की प्रवृत्ति रही है हमारे देश में बड़ी अजीब रही है। आप देखिए आपके गांव में मुन्ना नाम के बहुत सारे लोग होंगे। एक समय जितने लड़के हो रहे थे उनका नाम मुन्ना रखा जाता था। एक समय राजू का नामकरण बहुत प्रवृत्ति थी। तो ऐसे दौर चला है, मुन्ना, राजू, रिंकू, टिंकू, पिंकू, मतलब एक गांव में देखिए 10-10 तो रिंकू, चंदन 10 तो चंदन, इस तरह से नाम चलते थे। तो इसे रीति काल में भी देखिए तो एक प्रवृत्ति थी जहां पर सुजान को लोगों ने टारगेट कर लिया कि भैया चलो अब हम सुजान पर रचना करेंगे। तो देखिए सुजान का एक आधार था, सुजान का एक आधार था कि सुजान का मतलब कुछ लोग कृष्ण को सुजान मानकर ये रचनाएं लिखते थे। तो यहां पर हाँ सोनू मोनू, मैं तो इलाहाबाद में जगह रहता था कि दो लड़कियां थीं, ठीक है, और एक का नाम सोनू था एक का नाम मोनू था। अब किसी ने कहा कि अरे चले जाओ यार शुक्ला जी, सोनू मोनू होंगे तो उनसे कुछ सामान लेना था। तो हम तो सोचे कोई लड़का होगा। अब तौलिया लपेटे थे और मतलब लगभग बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात थी, तो चले गए। अब जब गए देखे तो सोनू मोनू तो लड़कियां थी। अब एकदम हम कहा बताएं यार, हम कहे यार थोड़ा पोज बना के आते तो भौकाल भी बनता, तौलिया लपेटे आए, पहला ही इंप्रेशन खराब हो गया। तो एक दौर था सोनू मोनू का। तो यहां पर क्या है, सुजान 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 सुजान। अब हमारे हिंदी में कभी अभिनेत्रियों में सुजैन भी हैं। तो चलिए सुजान के साथ विनोद कौन करेगा, फटाफट बताइए। सुजान के साथ विनोद कौन करेगा? सुजान का चरित्र, तो सुजान का चरित्र जो है, सुजान का जो चरित्र निर्धारित करेगा वो कौन निर्धारित करेगा? सूदन करेंगे, सूदन कर देंगे। सुजान के साथ विलास कौन करेगा? देव जो थे बहुत विलासी थे। देव क्या थे? बहुत ही विलासी थे। अब मतलब हमारे साथ वैसे ही धोखा हुआ था जैसे चुप चुप के फिल्म में कहे तुमसे शीतल लड़ेगी। अब जानी लीवर तैयार हो गए कि वो थे राजपाल कि हम लड़ लेंगे शीतल से, और जब लड़ने के लिए आया तो इतना हट्टा कट्टा आदमी, तो कह रहे हमारे साथ तो धोखा हुआ है। तो हमारे साथ भी धोखा ही हुआ था, शीतल कह के लड़वा दिए बहुत बड़े पहलवान से, तो वही मामला था। तो यहां देखिए सुजान के साथ विनोद कौन करेगा? सुजान के साथ विनोद कौन करेगा? और सुजान के साथ विलास कौन करेगा? सुजान सागर एक रचना मिलती है, सुजान सागर, सुजान सागर भी एक रचना मिलती है। तो सुजान सागर जो रचना मिलती है साथियों, यह किसकी है? घनानंद की रचना है, ठीक है। विलास सोमनाथ करेंगे। अच्छा सुजान विनोद देव की है, वेरी गुड।
विनोद देवकी है। चलिए, वही मैं देख रहा था, कुछ लोग जागे भी हैं कि सब सो गए हैं। वेरी गुड। चलिए और बताइए। सुजान विनोद देव की हो गई। सुजान विनोद देव की, सुजान चरित सूदन की, और सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध। चलिए बताइए, तो मैं सब ट्रिक से याद करा दूंगा। चलिए, ये रचना भी हित जो है ये भी घनानंद की है। ठीक है। हाँ, सुडान नहीं सुजान। ठीक है। और फिर आता है सुजान के साथ विलास कौन करेगा। सुजान विलास। तो ये जो है, सोमरस अगर कोई पी लेगा, सोमरस जानते हो कि नहीं? तो सोमरस, अगर कोई व्यक्ति सोमरस पी लेगा तो वो क्या करेगा? विलास करेगा, भोग विलास में व्यक्त हो जाएगा। जो बहुत व्यक्ति घना है, घना व्यक्ति क्या करता है? हर व्यक्ति का हित देखता है। घना व्यक्ति हर व्यक्ति का हित देखता है, और सोमरस पीने वाला व्यक्ति विलास करता है। सूदन, सूदन व्यक्ति क्या कर रहा है? उनका चरित्र देख रहा है। और विनोद कौन कर रहा है? देव कर रहे हैं। देव का मतलब देव कहते हैं ना कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चे मुस्कुराते, तो ऐसा कहते हैं भगवान उनको खिला रहे हैं, गुगली गुगली गुपशप कर रहे हैं। तो वैसे सुजान के साथ जो विनोद कर रहे हैं वो देव हैं। ठीक है। तो सुजान के साथ विनोद कौन करेगा? देव करेंगे। कौन है? घनानंद है। सुजान का हित कौन देखेगा? घनानंद। सुजान के साथ विलास सोमनाथ करेंगे, सोमरस पी के। हाँ, एक सुजान हित है, वो रसखान की रचना है। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है सब? आगे, कवि कुल कल्प तरु किसकी रचना है? कवि कुल कल्प तरु किसकी रचना है? अब देखिए, एक कवि आपको मिलेंगे चिंतामणि के नाम से। किसके नाम से मिलेंगे? चिंतामणि के नाम से, कवि कुल कल्प तरु वाले। देखिए, मैंने मिलती जुलती रचनाओं पर 2 वीडियो कराए हैं, जिसमें रस पर कई रचनाएं हैं। ठीक है, रस पर कई रचनाएं हैं। जैसे एक रचना है रस विलास। रचना का नाम क्या है? रस विलास रचना का नाम है। देखिए, जो मिलती जुलती रचनाएं हैं साथियों, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाने, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। आप सो रही हैं? जग रहे? अच्छा अच्छा, नहीं, जागते रहिए। देखिए, रस विलास की बात कर रहे हैं। देखिए, रस अगर कोई पी लेगा तो विलास करेगा। तो हर व्यक्ति जो चिंता में रहता है, हर व्यक्ति जो चिंता में रहता है, वो क्या करता है? रस पीता है और विलास करता है। ये हमारा ट्रिक हो गया। हर वो व्यक्ति जो चिंता में रहता है, रस पीता है और भोग विलास में रुक जाता है, रस विलास। फिर क्या है? एक रचना छंद विचार पिंगल है। फिर वो क्या करता है? एक मंजरी को अपने घर में बुलाएगा और उसे कहेगा, मंजरी तुम श्रृंगार करो। यानी जो व्यक्ति चिंता में रहेगा, रस पिएगा, विलास करेगा, और मंजरी से कहेगा, मंजरी तुम श्रृंगार करो। और फिर क्या करेगा? कवि कुल कल्प तरु, और बहुत सारे कवियों को अपने यहां बुलाएगा। कवि कुल कल्प तरु, एक वृक्ष के नीचे सारे कवियों को इकट्ठा करेगा, वही बढ़िया रस पिएगा और श्रृंगार करके मंजरी को बुला लेगा। कौन करेगा? जो व्यक्ति चिंता में होगा। ठीक है। फिर वो क्या करेगा? अपने चरित्र में कृष्ण को ला देगा, कहेगा मैं तो छलिया हूं। छलिया छलिया छलिया, एक गाना है ना। तो वो अपने को कृष्ण छलिया मान लेगा और बढ़िया रस पिएगा, कृष्ण के चरित्र में आ जाएगा, और उसके अंदर के जो सारे विवेक हैं
वो काव्य का विवेक अपने अंदर ला देगा, अपने अंदर काव्य का विवेक लाएगा और फिर उसके अंदर काव्य का प्रकाश भी आएगा, अपने काव्य से वो प्रकाशित हो जाएगा और कवित्व विचार और रामायण, ठीक है, रामायण। अब आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो एक व्यक्ति बहुत चिंता में है, उसका नाम चिंतामणि है। तो वो जो बहुत चिंता में है तो वो क्या करता है, रस पीता है और विलास करता है। तो रस पीते हुए विलास करते हुए, एकदम कल्पना करिए कोई व्यक्ति चिंता में है और कविता मतलब तरु के नीचे लेटा हुआ है, रस पी रहा है, विलास कर रहा है और मंजरी को बुला लिया कि आओ मंजरी श्रृंगार करो, तो श्रृंगार मंजरी कर लिया और अपने आप को कृष्ण मान ले रहा है कि मैं कृष्ण चरित हो गया हूं। और फिर क्या करता है वो, काव्य का विवेक कहता है मुझसे ज्यादा कोई नहीं रखता है, काव्य का प्रकाश मुझसे ज्यादा किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो रस पी के विलास कर रहा है, व्यक्ति चिंता में है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस रचनाकार की सभी रचनाओं को, चिंतामणि की सभी रचनाओं को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, एकदम कल्पना करिए सब लोग, लेकिन दारू मत पीजिए, कल्पना ही करना है, आगे और कोई काम आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर चिंतामणि या जो रचनाकार हैं, कवि कुल कल्पतरु, मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न पूछा जाएगा कि यह किस तरह की रचना है। अब आज आपको मैं याद करा दूंगा, जीवन में आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए मेरा उद्देश्य क्या होता है, केवल एमसीक्यू कराना नहीं होता है, वो तो बहुत सारे लोग करा रहे हैं। मेरा उद्देश्य होता है कि मैं जो आपको पढ़ाऊं वो फिर आपका कभी भी न भूले। कवि कुल कल्प तरु। अब यहां आपको क्या याद करना है कि यह किस तरह का ग्रंथ है, यह किस तरह का निरूपण करने वाला ग्रंथ है। तो यह जो ग्रंथ है यह है आपका सर्वांग निरूपक, सर्वांग निरूपक ग्रंथ, ठीक है। अब आपको कैसे याद रखना सर्वांग निरूपक है, तो कवि कुल कल्प तरु, यानी एक कवि जो है तरु के नीचे बैठकर रस विलास कर रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए वृक्ष हो गया और उस वृक्ष के नीचे एक कवि बैठकर रस विलास कर रहा है, और तो वो क्या कर रहा है, सब कुछ कर दे रहा है, कुछ छोड़ कहां रहा है, यानी ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ हो गया। यानी कवि उस तरु के नीचे बैठ के सब कुछ कर दे रहा है, इसका मतलब कल्प तरु किस प्रकार की रचना हो गई, यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ हो गया। इस तरह से हमें याद करेंगे। नेक्स्ट, रीत मुक्त कवि कौन है, चलिए थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, नहीं कुछ लोग कहेंगे कि मास्टरवा पगला ही गया है, पता नहीं काका पढ़ावत बा, एक एक सवाल में इतना टाइम लगावत बा। चलिए, तो कवि कुल कल्पतरु के बाद ऋतु मुक्त कवि कौन है। देखिए अब यहां फिर मैं वही बात करूंगा, जिसे हम रीति मुक्त कवि कहते हैं उसे घनानंद उसे बच्चन सिंह मुक्त रीति कवि कहते हैं, और उनका दो भाग करते हैं। एक क्या करते हैं, बद्ध रीति मुक्त रीति में एक काव्य चेतस कहते हैं और एक रीति चेतस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रश्न यह बनता है कि जो रीति मुक्त कवि हैं ये कौन है, घनानंद है, घनानंद बोधा आलम और ठाकुर हैं। तो घनानंद बोधा आलम ठाकुर जो हैं, यहां घनानंद को वो किसके अंतर्गत रखते हैं, यानी मुक्तरीत कवियों में रखते हैं। तो मुक्तरीत कवियों का उन्होंने दो भाग किया, किसने, बच्चन सिंह ने। पहले मैं शायद गलत बता दिया था, मुक्त रीति कवियों का उन्होंने दो भाग किया। एक तो उन्होंने क्या किया, अभिजात्य वर्ग का कवि कहा, अभिजात्य वर्ग का कवि कहा, ठीक है। और दूसरा कवि उन्होंने क्या कहा, स्वच्छंद कवि कहा। दरअसल बच्चन सिंह का यह आरोप था कि वो कहते थे कि भैया ऐसा है कि मतलब आप कोठरी में घुस जाएं, कालिक कोठरी में घुस जाए और आपको कालिक ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे मैं भी कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सब रीति मुक्त कवि हैं, तो रीति नामकरण हो रहा है और मुक्त कैसे हो सकते हैं, यानी रीति से मुक्त कैसे हो सकते हैं, उसके नाम में पहले आपने रीति लगा रखा है, इसलिए इस नामकरण को मैं नहीं मानता हूं। इसीलिए उन्होंने इसे मुक्त रीति कहा, और मुक्त रीति कहा तो ऐसे क्या होगा, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, मुक्त रीति कह दिया। उन्होंने क्या कह दिया, मुक्त रीति कह दिया कि भैया अब इसका नमवा उलट दीजिए, उनका नमवा उलट दीजिए, मुक्त रीति कह दिया। कहे अब ठीक है, तो उन्होंने दो भाग कर दिया, एक अभिजात्य कर दिया और एक स्वच्छंद कह दिया।
अभिजात किसके लिए कहा? जो क्लासिकल वर्ग के यानी बड़े बड़े कवि हैं, यानी जो बहुत बड़े कवि हैं, यानी स्वच्छंद कवियों में उन्होंने किसको रखा? आलम घनानंद बोधा ठाकुर और द्विजदेव को रखा, और अभिजात वर्ग में उन्होंने केवल बिहारी लाल को रखा, केवल बिहारी लाल को रखा। अब क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो कहते हैं, शुक्ल जी भी कहते हैं और ये कहते हैं कि इनके अंदर मतलब ग्रामीण चेतना को लेकर बड़ा ही द्वेष था। बिहारी ग्रामीण चेतना को नहीं पसंद करते थे। वो कल्पना तो करते थे कि गदरी मतलब गदरी कहते थे, गदरी जैसा शब्द प्रयोग किया गया है कि गदरी युवावस्था, गदराई युवावस्था की बात करते हैं और मांसल सौंदर्य की बात करते हैं, लेकिन वो गांव की स्त्रियों को गंवार कहते हैं, गंवारिन कहते हैं। तो एक तरफ उनको गंवारिन कह रहे हैं, एक तरफ उनके सौंदर्य की बात कर रहे हैं। तो बिहारी को जो था वो पतली कमर वाली पतली दुबली स्त्रियां पसंद थी और वो शहराती थी, तो इसीलिए उनके यहां ग्रामीण स्त्रियों को लेकर, ग्रामीण कविता को लेकर बड़ा ही द्वेष था या उसको पसंद नहीं करते थे। तो यहां पर इसीलिए उनको बच्चन सिंह ने किस पे रख दिया है? अभिजात्य वर्ग में रख दिया है। ठीक है, और स्वच्छंद के अंतर्गत किसको रखा है? तो आलम घनानंद बोधा, आलम ठाकुर और द्विजदेव को बच्चन सिंह ने स्वच्छंद के अंतर्गत रखा है। तो यहां रीति मुक्त कवियों में अगर हम देखें बिना किसी विचारक के अनुसार, तो यह घनानंद इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत चितवत ये के बार। अब देखिए कई बार आपने इस पंक्तियों को सुना होगा। ऐसा क्यों कहा गया है? चलिए मैं आपको बताता हूं। साथियों थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, मतलब आज तो एक वो है ना, हमार मूड पिरात बा, ऐसे लोग कहते हैं ना, तो हमार मूड पिरात बा या हमारे मूड में दर्द है, तो इसमें कौन सा दोष है? इसमें ग्रामत्व दोष है ना। हमारे मूड में दर्द है, कोई कहते हमारा मूड पिरा रहा है, तो इसमें ग्रामत्व दोष है। तो दोष भी होता है व्याकरण में, तो वैसे यहां पर ग्रामत्व दोष है, ग्राम की शब्दावली को प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां पर क्या है? अमी हलाहल मत भरे, इसमें पूछा जाता है कि किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए तो ये किसकी पंक्ति है? बहुत आसान सा सवाल है, रस लीन की पंक्ति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचना से संबद्ध नहीं है? प्राकृतिक पैंगलम, छंदो मंजरी, श्रुतबोध और विरह बारिश। तो आप जानते हैं विरह की बारिश, विरह बारिश इसका राइट आंसर होगा। हाँ, कपार दुखात है। सर आप कहां से हैं? भैया इलाहाबाद से हैं प्रभु जी। बताइए, यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि विरह वारिस किसकी रचना है? देखिए जो विरह की बारिश है वो कैसी होती है? विरह की बारिश, अब दो लोग आ रहे हैं यहां पर, घनानंद या बोधा, बताइए किसकी रचना है विरह बारिश? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, विरह बारिश। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए विरह की जो बारिश होती है, बारिश का जमाना है, जमाना है कि बहाना है, जरा देर लगेगी, तो बारिश हमेशा उसका बोध होता है। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए। अब ये देखिए अगर टिप टिप पानी बरसेगा तो क्या होगा? बोध होगा कि नहीं भैया? बोध होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ऐसे याद रखना है कि बोधा की रचना क्या हो गई, तो जितनी भी बोधा की रचनाएं हमें याद करनी है, जितनी भी बोधा की रचनाएं हमें याद करनी है, वो इसी तरीके से याद रखनी है कि भैया टिप टिप जैसे पानी बरसेगा तो उसका हमें बोध होगा। कोई दिक्कत होगी इसे याद करने में? तो इस तरीके से इनकी रचनाओं को याद करेंगे। घनानंद की रचनाओं को हम कैसे याद रखेंगे कि जितनी भी रचनाएं उनकी याद करना है घने से याद करेंगे।
घने से, जितनी भी रचनाएं घनानंद की याद करेंगे उसमें घना जोड़ के याद करेंगे, और बोधा की जितनी रचनाएं हम याद करेंगे बोध समझ के याद रखेंगे, तो ये रचनाएं कभी भी हमें भूलेगी नहीं, ठीक है। तो जितनी रचनाएं याद करेंगे इनकी बोध समझ के याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, तो चलिए एक आपको रचना, दो तीन रचना आपको हम बता देते हैं। जैसे बिरह बारिश और इश्क नामा, एक बिरह बारिश है और एक है इश्क नामा। अब देखिए यहां एक रचना आती है इश्क लता, इश्क की गली इश्क की गली, इस तरह एक गाना है। तो जो इश्क की लता होती है कैसी होती है, ऐसे से चढ़ती है, यानी इश्क की लता बहुत घनी होती है। याद हो गया, इश्क की लता कैसी होती, बहुत घनी होती है, ऐसे चढ़ती है। और इश्क का नाम बहुत ही ज्यादा बोध होता है, यानी इश्क के नाम का हमें बोध होता है। और जो इश्क बिरह की जो बारिश होती है वो टिप टिप जो होती है, ठीक है, जो टिप टिप बारिश होती है वो कैसे होती है, उसका हमें बोध होता है। तो बिरह की बारिश का हमें बोध होता है। और इश्क की लता कैसी होती है, तो इश्क की लता साथियों घनी होती है, ठीक है। एक रचना है विरह लीला, यहां एक रचना और मिलती है विरह लीला, ठीक है। तो विरह की जो लीला होती है उसका बोध नहीं होता है। विरह की लीला इतनी घनी होती है कि वो लीला आपको जकड़ लेती है। विरह की लीला क्या होती है, आपको जकड़ लेती है। तो विरह लीला किसकी रचना हो जाएगी, यह घनानंद की हो जाएगी। तो विरह की लीला घनानंद की रचना हो जाएगी, ठीक है। अब यहां देखिए एक रचना है वियोग बेली, क्या नाम है, वियोग बेली। अब यार ऐसे याद रखेंगे, जो वियोग की बेली होती है, बेल वो कैसी होती है, इतनी ज्यादा समस्या करती है ऐसे कि वो जकड़ लेती है, घनी होती है। तो वियोग की बेली कैसी होती है, बहुत ही घनी होती है। तो इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से रचनाओं को जोड़ के याद रखना है। और बोधा का नाम आप सब जानते ही हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या था, बुद्धिसेन था। अगला सवाल, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। क्या क्या वो कोई क्लास में है, जिसको सॉन्ग नहीं आता हो। चलिए अब बताइए, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। चलिए थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। मतिराम, चिंतामणि भूषण और घनानंद, तो जो भी रीति मुक्त कवि हैं इन्होंने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव, इन सब ने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। अगला सवाल लेते हैं। रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय योग है, समन्वयात्मक योग है, दोनों चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो सेनापति ने राम काव्य भी लिखा है, सेनापति ने राम काव्य भी लिखा है और श्रृंगार काव्य भी लिखा है। तो इसलिए हम सेनापति को इसमें रखते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि हम सेनापति को किस तरह के कवियों में रखेंगे, रीति सिद्ध रखेंगे, रीतिबद्ध रखेंगे, या रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत रखेंगे। बताइए, सेनापति को अगर हमें रखना हो तो हम किस श्रेणी में रखेंगे, बताइए फटाफट। सेनापति। अगला सवाल, तंत्रीनाथ कवित रस सरस राग रति रंग अनबूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े अब अंग, ये पंक्तियां किसकी हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है पंक्ति, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा जो काव्य पंक्तियां पूछी जाती हैं वो बिहारी की पूछी जाती हैं, तो यहां बिहारी हो जाए। अति सूधो स्नेह को मार्ग हैं, किसकी पंक्ति है, तो घनानंद की पंक्ति है, अति सूधो स्नेह के मार्ग हैं। ऋतु वर्णन के लिए विशेषता रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है। रीतिकाल के लिए उद्दीपन के माध्यम से इन्होंने रीति, देखिए जो सेनापति
चलिए आ गई आवाज। तो जितने भी विलास वाले ग्रंथ हैं उन सभी विलास वाले ग्रंथों में क्या है, ये जो भाव विलास है, भवानी विलास है और रस विलास ग्रंथ है, तो तीनों में विलास है और विलास बिना रस के नहीं होता है। तो रस निरूपक ग्रंथ पूछे जाते हैं कि कौन कौन से रस निरूपक ग्रंथ हैं, तो भाव भवानी और रस ये देव के ग्रंथ हैं। रस सारांश और श्रृंगार निर्णय, रस प्रबोध, जगत विनोद, नवरस तरंग, व्यंगार्थ कौमुदी। कई बार पूछा गया है कि व्यंगार्थ कौमुदी किस प्रकार का ग्रंथ है, यानी प्रताप शाही जी का। तो व्यंगार्थ कौमुदी जहां पर भी व्यंग किए जा रहे हैं तो व्यंगार्थ कौमुदी में भी रस है। ठीक है, अगर आप किसी को के ऊपर व्यंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, रस अधिक होता है। तो व्यंगार्थ कौमुदी में भी क्या है, रस निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, अगला सवाल, काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? 15 नंबर से सब गायब है। अच्छा, 15 नंबर में फिर से करवा दे रहा हूं, घबराइए नहीं। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो रीतिकाल में सेनापति जो है ऋतु वर्णन के लिए सबसे ज्यादा है। पद्माकर जो है वह जो त्योहार है उनके वर्णन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, स्वच्छंद प्रेम का निर्बाध गायक कौन है? तो ये स्वच्छंद में घनानंद बोधा आलम ठाकुर का नाम आता है, तो आलम है। फिर इसके बाद क्या है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यह किसकी उक्ति है? यह बिहारी की है। मतिराम की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो रसराज है। किस पर आधारित है? रस निरूपक ग्रंथ है, आगे हम लोगों ने चर्चा किया ही था। काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? तो अभी हमने बात किया था कि जितना भी भिखारी दास के ग्रंथ हैं वो हम कैसे याद करेंगे, एक व्यक्ति को भिखारी मान लेते हैं, ठीक है, और वो देखते हैं कि किस तरह के ग्रंथ लिख रहा है। चलिए, तो देखिए भिखारी दास इनका नाम ही है, और भिखारी दास जो है जो ग्रंथ लिख रहे हैं उनको हम भिखारी मानकर ही उनके ग्रंथों को लिखेंगे और याद करेंगे। तो श्रृंगार निर्णय, छंदार्णो पिंगल, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमर कोश। अब देखिए यहां श्रृंगार का निर्णय और काव्य का निर्णय आजकल कौन लोग कर रहे हैं? जो भिखारी हैं। इस ट्रिक से इसको याद करेंगे। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। देखिए अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो यहां 713 है। मान लीजिए ऑप्शन में 713 और 719 ये दोनों आ जाए ऑप्शन में, तो आपको 713 ही बताना है। ठीक है, अगला सवाल, गे पदों की रचना कौन सी है? गे पदों की रचना कौन सी है? सूरसागर, काव्य मंजरी, कविप्रिया और बिहारी सतसई। तो देखिए यहां पर गे कवों की बात करें तो सूरसागर है। यहां पे मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी, हो सकता है कि आपको याद हो। सूरसागर, मैंने यहां पर एक सागर बना दिया, ठीक है, सागर बना दिया, और यहां पर मैंने इसके ऊपर सूर लिख दिया, तो सूर सागर है। इसी जहां सागर होता है वहीं क्या करते हैं, बहुत सारे भंवरे भी रहते हैं। तो क्या हो जाएगा कि भंवर गीत जो है वो भ्रमर गीत आपका उसी सागर के आसपास होता है। तो ऐसे याद रहेगा कि किस सूरदास की किस रचना में भ्रमर गीत का प्रसंग है। तो जहां सागर रहेगा, सागर के आसपास भंवरे भी भटकते रहेंगे, तो इस तरह से भंवर गीत आपको याद रहेगा, सूर सागर हो जाएगा। काव्य की रीति सिख्यो सुकबिन सो, यह पंक्ति किसकी है? तो मैंने आपको फिर बताया है कि आजकल के जो भिखारी हैं वो हमको सिखाने लगे हैं। तो काव्य की रीति सिख्यो सुकभिन सो, यानी यहां पर भी भिखारी दास हो जाएगा। भिखारी लोग हमको क्या कर रहे हैं, आज सिखा रहे हैं, तो ऐसे याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रीतिकाल का सीमांकन क्या है? ठीक है, 1643 से 1843 ईस्वी है। आप यहां संवत मत ढूंढिएगा। अगला सवाल है, इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? देखिए सिद्धांत निरूपक ग्रंथ जो है वह वक्रोक्ति सिद्धांत को स्थापित करने के लिए वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ लिखा गया। ठीक है,
वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ लिखा गया। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति जीवितम। अगला सवाल है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी। अब देखिए शुक्ल जी इनके ऊपर बहुत खुश थे और भूषण को उन्होंने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भी कहा है। तो भूषण यहां पर शिवा बावनी के रचनाकार हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? अभी अभी हम लोगों ने इसके विषय में ही किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधुओं। इश्कनामा किसकी रचना है? अभी मैंने आपको बताया था, अभी अभी याद कराया था, इश्क लता और इश्क नामा। तो इश्क की लता घनी होती है और इश्क के नाम का बोध होता है। तो बोधा क्या हो गए? इश्क नामा हो गए। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबद्ध नहीं है? तो जिसको हम मुक्त रीति कवियों के अंतर्गत क्लासिकल कवि बच्चन सिंह के अनुसार कहते हैं, या नगेंद्र के अनुसार जिसे हम रीति सिद्ध कवि कहते हैं, वो कौन हो जाते हैं? बिहारी हैं। तो बिहारी रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुवर्ण सरत सुवृत्त अभूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त। ये तो आप जानते ही होंगे। अब यहां देखिए हमें कंफ्यूजन में क्या रखता है? भूषण कहता है। तो भूषण का मतलब यहां आभूषण से लिया गया है। तो इससे आप कंफ्यूजन मत लाइएगा। अब भूषण की बात आई है तो आप तुरंत समझिएगा कि यहां अलंकारों की बात की गई है और इन सब में अलंकारवादी कौन है? केशवदास हैं। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं मानते, क्योंकि ये मानते एक अलंकारवादी कवि हैं और रीतिकाल की अविचल परंपरा की शुरुआत रसों से होती है। इसलिए रस निरूपक कवि चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति काव्यों का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा केशवदास। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? किस कवि ने? देखिए मतिराम सतसई करते हैं, बृंद भी करते हैं, बिहारी भी करते हैं, लाल कवि ऐसे हैं जिन्होंने इसकी रचना नहीं की है। ठीक है, तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो थोड़ा सा मूड पिरा रहा है इस वजह से बाकी क्लास कल करेंगे। नहीं सोचे थे 50 प्रश्न करवा देंगे। अगर आप सबको DSSB पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के न्यू बैचेस और उसके रिवीजन बैचेस में प्रैक्टिस बैच में एडमिशन लेना तो आप ले सकते हैं। बीपीएससी टीयर 4 के फुल बैच आपके लिए उपलब्ध हैं। और आप अगर हमारे बैचेस लेना चाहते हैं तो आपको केवल व्हाट्सएप करना पड़ेगा हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 9628959237। देखिए अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो तो आप बता सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे दीजिए। आप सबके सुझाव पर मेरा अमल जरूर रहेगा। मेरे पढ़ाने की ट्रिक और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगता तो वो भी आप बिना किसी डर के लिख सकते हैं। और अगर अच्छा लगता है तो वो भी फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ सर अच्छा लगता है, इसी तरह से पढ़ाएं। जैसा भी हो अपने फीडबैक आप दीजिए। आपके फीडबैक सिरोधार्य हैं। आज की क्लास यहीं तक, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।